हाँ जी, प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, आखिर संविधान सभा ने इतनी सभी समितियों का गठन किया ही क्यों? क्या काम करना था इन समितियों को? कैसे काम करना था इन समितियों को? कौन इनके अध्यक्ष थे? कब इनका निर्माण हुआ? सारा कुछ समझेंगे इस एक ही वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। 9 दिसंबर 1946 इस दिन संविधान सभा ने अपने सत्र की शुरुआत की, संविधान निर्माण की शुरुआत की। उसके बाद आता है 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सभापति चुन दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन दिए जाते हैं। इसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ही संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति और ध्वज समिति यानी 4 समितियों का निर्माण कर दिया जाता है। इसका मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 4 समितियों के अध्यक्ष थे। तो संचालन समिति का काम क्या था? संचालन समिति का काम था, जैसा आप समझ पा रहे हैं, कि इस संविधान सभा के जो सत्र होंगे उनका संचालन कैसे होगा, उनकी पूरी जो प्रक्रिया थी उसका काम करना था संचालन समिति को। दूसरा प्रक्रिया नियम समिति, यानी संविधान सभा के जो सत्र होंगे, जो बैठकें होंगी, उनमें कोई काम कब होगा, किस तरीके से होगा, क्या उसके नियम होंगे, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, वो सारा काम संभालना था इस समिति को। वित्त एवं स्टाफ यानी पैसे से के हिसाब से लेन देन या जो स्टाफ था वो सारा जो था वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में काम कर रही थी वो समिति। और भारत का जो ध्वज होगा, जो झंडा होगा, वो कैसा होगा, वो एक समिति थी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ही थी। उसके बाद आता है 13 दिसंबर, जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव के साथ पेश होते हैं। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 4 समितियों का निर्माण होता है, गठन होता है। पहले संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति का काम क्या था? इसको ये तय करना था कि जो केंद्र सरकार होगी, जो संघ होगा, उस संघ की शक्तियाँ कैसी होंगी, उस संघ को क्या क्या शक्तियाँ दी जाएंगी, ये काम करना था संघ शक्ति समिति को। दूसरी थी संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो इसको क्या काम करना था? इसको करना था कि जो संघ होगा, जो केंद्र सरकार होगी, उस सरकार का प्रारूप कैसा होगा, वो सरकार कैसी होगी, वो सरकार कैसे काम करेगी, उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, उसकी शक्तियाँ क्या होंगी, उसके अधिकार क्या होंगे, वो सारा कुछ देखना था संघीय संविधान समिति को। तीसरी थी राज्यों की समिति, यानी जो प्रांत थे, भारत बहुत से प्रांतों से मिलकर एक देश बनेगा, एक राष्ट्र बनेगा। तो जो प्रांत थे, उन प्रांतों से किस तरीके से समझौता करना है, किन शर्तों पर उनसे समझौता करना है, वो सारा कुछ देखना था इस समिति को। और उसके बाद अंत में एक और समिति बनाई गई थी, प्रारूप जांच समिति, जिसका काम क्या था? इसका काम ये था कि BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति जो प्रारूप तैयार करेगी, उस प्रारूप की जांच करेगी ये समिति। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे। उसके बाद दूसरे सत्र में 2 और बड़ी समितियों का निर्माण होता है। वो क्या है? प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। तो प्रांतीय संविधान समिति का काम क्या था? उसका काम था जो प्रांत भारत देश में शामिल होंगे, उन प्रांतों को किस तरीके की शक्तियाँ दी जाएंगी, किस तरीके के अधिकार उनको दिए जाएंगे, किस तरीके की सरकार वहाँ बनेगी, वो सरकार कैसे काम करेगी, उसका कार्य क्षेत्र कितना होगा, वो सारा कुछ डिसाइड करना था इस समिति को। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ही परामर्शदाता समिति का निर्माण या गठन किया गया। परामर्शदाता समिति जिसे सलाहकार समिति भी कहते हैं। तो जो सलाहकार समिति थी, ये एक बड़ी समिति थी, यानी इस समिति के अंडर बहुत सारी उप समितियाँ थी, जैसे मौलिक अधिकारों की उप समिति थी, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। यानी इसकी जो पहली उप समिति थी मौलिक अधिकारों से संबंधित, और इस मौलिक अधिकारों वाली उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। तो इसको क्या काम करना था? नागरिकों को किस तरीके के अधिकार देने हैं, जो मौलिक अधिकार होंगे वो किस तरीके के होंगे, ये सारा इसको डिसाइड करना था। उसके बाद है अल्पसंख्यक। जो भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग था, उस वर्ग के लिए किस तरीके का प्रावधान संविधान में हो, ये डिसाइड करना था HC मुखर्जी की अध्यक्षता वाली उप समिति को। और उसके बाद जनजातीय क्षेत्र के लिए गोपीनाथ बोरदोलोई और आंशिक क्षेत्र के लिए AV ठक्कर इसके अध्यक्ष थे। यानी जो सलाहकार समिति थी, परामर्शदाता समिति थी, वो एक बड़ी समिति थी, उसके अंडर बहुत सारी उप समितियाँ थी। उन सभी उप समितियों के साथ मिलकर इसको एक जो प्रस्ताव है वो पास करना था, वो
प्रस्तुत करना था किसके सामने, प्रारूप समिति के सामने। तो जो वल्लभ भाई पटेल थे वो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे। इसके अलावा कुछ और छोटी समितियां थी, अन्य समितियां थी जिनके पास एक एक जो वर्ग था, जैसे एस वरदाचारी के पास सर्वोच्च न्यायालय और नागरिकता, दो काम इसके पास थे। एस के डार के पास भाषाई प्रांत आयोग था और नलिनी रंजन सरकार के पास संघीय संविधान की जो था। तो ये थे ये तीनों सदस्य। तो ये तीनों सदस्य इनसे अलग इसलिए हैं कि ये तीनों सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के पास क्रेडेंशियल समिति, सीतारामैया के पास सदन समिति और आयुक्तों की प्रांत समिति, डॉक्टर के एम मुंशी के पास कार्य संचालन समिति, जी वी मावलंकर के पास संविधान सभा के कार्यों की समिति। ठीक है, इस तरीके से आप इनसे देख सकते हैं। उसके अलावा जो एक सबसे बड़ी जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के बारे में अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो थे बी आर अम्बेडकर, इसके अध्यक्ष थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, के एम मुंशी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। ठीक है, एन माधवराव थे, टी टी रामकृष्णाचारी थे। इनके स्थान पर जो इन्होंने खितान और उनका जगह ली थी। इसके अलावा जो प्रारूप समिति थी इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि जो सारी ये समितियां हैं ये अपनी रिपोर्ट जो है ये प्रारूप समिति को पेश करेंगी। सबको आप देख सकते हैं, सभी की जो प्रारूप जो प्रस्ताव थे वो सभी के प्रस्ताव किसके पास आने थे, प्रारूप समिति के पास आने थे। प्रारूप समिति को उसका अध्ययन करना था, फिर वो इसको संशोधन के लिए वापस भेज सकती थी प्रारूप समिति। उसके बाद ये प्रारूप समिति है वो पूरी संविधान सभा की सर्वसम्मति से उस मसौदे को संविधान में शामिल कर सकती थी, उस प्रस्ताव को शामिल कर सकती थी और उसको एक कानूनी, एक व्यवस्थित और एक स्पष्ट तरीके से संविधान में शामिल करने का काम था प्रारूप समिति का। इसके अलावा एक था संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव। बी एन राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए 1946 में। इन्होंने 1948 तक काम किया। क्या काम किया, कैसे काम किया, उसके बारे में थोड़ा हम इसके बारे में जानेंगे। जो बी एन राव थे वो संवैधानिक सलाहकार तो थे लेकिन उनको कभी भी संविधान सभा का सदस्य नहीं माना गया। तो बी एन राव के बारे में अगर हम बात करें तो बी एन राव जो थे वो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये न्यायाधीश रह चुके थे, यानी दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान से ये वाकिफ थे, ये उनके ज्ञाता थे। तो इनका काम क्या था, 1946 में इसको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। इन्होंने लगभग 2 साल में 60 देशों के संविधानों का गहन अध्ययन करके उद्देश्य प्रस्ताव के हिसाब से भारत के लिए, भारत के संविधान के लिए उन संविधानों में क्या हो सकता है, जो सबसे अच्छी सी चीज़ें, जो सबसे उत्कृष्ट चीज़ें क्या हो सकती है, उसका एक मसौदा तैयार किया था और वो मसौदा उनको दिया था प्रारूप समिति को। यानी प्रारूप समिति ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 1948 में संविधान सभा के सामने जो पहला मसौदा तैयार किया था, एक्चुअल में वो मसौदा बी एन राव ने तैयार किया था। फिर उस मसौदे पर चर्चा हुई, उसके बाद प्रारूप समिति ने उसमें और संशोधन किए और इस तरीके से जो हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हुआ। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके काम की है तो आप आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर। थैंक यू।